नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका आज का लेक्चर नंबर 7। इसमें टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं जो विभिन्न चैप्टर से लिए गए हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बाइनरी अंक से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि बाइनरी अंक इतने दिए गए हैं, इनको दशमलव में बदलना है, यानी दशमिक संख्याओं में बदलना है। आइए ध्यान देते हैं कैसे इसको हल करेंगे। डिस्टेंस में लिख लेना है 1 0 1 1 0 1 0 1, इस प्रकार से लिख लेंगे। जब ऐसे लिख लेंगे तो हमें क्या करना है, दाहिने तरफ से 2 की घात 0 1 2 3 करते हुए लिखना है, तब तक जब तक बाइनरी अंक होंगे। और उसके बाद क्या करना है, उनका गुणा कराने के बाद उन्हें जोड़ लेना है। तो ध्यान देंगे 2 की घात 0, ये 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7 और 2 की घात 8, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर क्या करना है, जहां पर 0 है उसको हटा देना है, तो 0 के सामने वाले को हटा देंगे। जब हम हटा देंगे तो इनका क्या कराएंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 का मान 4, 4 गुणा में 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की घात 4 का मान होगा 16, 16 गुणा में 1 16 हो जाएगा। 5 का मान 32 होता है, 32 सिक्कम 32 आ जाएगा। 2 की घात 7 का मान होता है 128 गुणा में 1 बराबर 128, प्लस ये हो जाएगा 256। तो इस प्रकार से जब हमने निकाल लिया इनका गुणा कर कर, तो क्या करना है, इन्हें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए ध्यान देते हैं, 6 और 8 मिलाकर 14, 14 2 16, 16 6 22, 4 26 1 27, 27 के 7 हासिल में 2, इस प्रकार से लिखेंगे। 27 के 7 और हासिल 2। आइए आगे ध्यान देंगे, 5 5 2 7 3 10 11, आगे कुछ नहीं है तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 हासिल। फिर क्या करेंगे, 2 और 1 3, हासिल का 1 4, तो यहाँ पे 437 जोड़ने पे मिलेगा, और जो कि इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। आइए ध्यान देते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है, जो कि बार वाले प्रश्न को मिक्स करके बनाया गया है। तो ध्यान देंगे, कहा गया यदि 0.7245 के ऊपर बार बराबर a/b है तो a और b का मासा 1 है, तो b माइनस a का मान ज्ञात करें। तो आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a/b के रूप में लिखेंगे। लिखा हुआ है 0.745 बार। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याएं पूरी नोट कर लेंगे। अब वो संख्याएं लिखेंगे जिनमें बार नहीं लगा हुआ है, तो जिनमें बार नहीं लगा हुआ तो उन्हें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बटे का निशान लगा देंगे। बटे का निशान लगाएंगे, जितने अंक पे बार है उतने 9 नीचे लिखेंगे, और जितने अंक पे बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो 2 अंक पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और 2 संख्याओं पे 2 अंक पे बार नहीं है तो इसलिए 2 0 लिख देंगे। अब इनको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, 14 में 7 घटेगा 7 बचेगा, और 1 यहाँ पे 7 बटे में 9 9 0 0 ये आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, तो a/b के बराबर है। ध्यान देंगे सभी, अब ये दोनों अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, क्योंकि इनका मासा बताया गया था 1। अगर ये इन्हें काटेंगे नहीं तो मासा ज्यादा हो जाएगा, हमें मासा चाहिए 1, तो इसलिए इन्हें काट देंगे। 9 से ये कट जाएंगे, 9 से इसको काटेंगे 11 बार में 2 0, 9 से इसको काटेंगे 9 सते 63, 8 और 7 87 हो गया, 9 9 या 81, यहाँ पे बच गया 6, 9 सते 63, तो ये हो जाएगा 797 बटे में 1100। तो इसका जो मान आ जाएगा 797 बटे में 1100। लेकिन हमसे a और b का मान नहीं पूछा गया, कहा गया b माइनस a का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, b में घटा देंगे a को, तो 1100 में घटा देंगे 797 को, और हमारा आंसर निकल आएगा। 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 9 में 9 गया 0, यहाँ 10 में 7 गए 3,
303 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान देंगे इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ध्यान देंगे 72 की सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से काटेंगे 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में, और 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से फिर कटेगा 3 बार में, और 3 से 1 बार में। इस प्रकार से हमने कर लिया। लेकिन इस प्रश्न में ध्यान देना है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग कहा गया। पूर्ण वर्ग में गुणनखंड के जो जोड़े बनते हैं, तो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो दो दो के यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। एक ही संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और देना पड़ेगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो इनका जोड़ा बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इस प्रश्न को। यह प्रश्न घातांक करणी पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है यदि x बराबर 2 की घात 8 और x की घात x बराबर 2 की घात y है तो y का मान ज्ञात करें। तो आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे x का मान दिया गया है 2 की घात 8, तो क्या करेंगे, इसमें x का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 8, ये हो जाएगा x की जगह पे दूसरा x घात पे है तो इस पे लिखेंगे 2 की घात 8 बराबर है ये 2 y की घात y के। इस प्रकार से लिख देंगे। अब ध्यान देंगे जो 8 लिखा हुआ 8 होता है 2 की घात 3 का मान। तो 2 की घात 2, फिर लिखेंगे घात पर 2 की घात 3, और यहाँ पे है 2 की घात 8 बराबर 2 की घात y। आप सभी को पता है कि घात के ऊपर यदि घात हो और उसके बाद ब्रैकेट हो तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गुणा का निशान लगता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 की घात 3 और गुणा में 2 की घात 8 बराबर 2 की घात y। आप सभी को पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इतना हम देख लेंगे। तो 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घातें जोड़ेंगे तो 2 की घात 11 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 की घात 11 बराबर 2 की घात y। यहां पर अगर हम ये आधार देखें तो दोनों जगह पे 2 है, तो घातों की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे घात की जगह पे कितना है y, और यहाँ लिखा हुआ 2 की घात 11, तो यहां से निकल आएगा 2 की घात 11 बराबर y। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए ध्यान दें इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है 1/2 गुणा में, आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लिखा हुआ 1/1 गुणा में 2 प्लस 1/2 गुणा में 3। इस प्रकार से सीरीज लिखी हुई है 1/9 गुणा में 10 तक, और इनको जोड़ना है। जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा वो बताना है। तो सब ध्यान देंगे सभी कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/2। इतना हमने सबसे पहले तोड़ा। तो 2 एकम 2 माइनस 1/2, ये 2 फिर से बन जाएगा। फिर लिखेंगे इसको प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे 1/9 माइनस 1/10। तो ध्यान दें माइनस का 1/2 यहाँ पे प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला पद बचेगा और सबसे आखिरी पद बचेगा। तो लिखा हुआ 1 माइनस 1/10। तो 10 एकम 10, 10 में 1 घटेंगे तो 9 बचेगा, 9/10। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आइए देखते हैं इस औसत के प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि पहली 5 त्रिकोण संख्याओं का माध्य बताएं। तो इस प्रश्न में त्रिकोण संख्याएं बताई गई लेकिन दी नहीं गई हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिकोण संख्या निकालना सीखेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं सभी। तो ध्यान दें, पहली अगर संख्या की बात करें तो पहली संख्या हो जाएगी 1। अगर दूसरी त्रिकोण संख्या पूछिए तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पर 1 + 2 कर देंगे तो दूसरी त्रिकोण संख्या 3 हो जाएगी। तीसरी त्रिकोण संख्या निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, 1 2 और 2 के बाद 3 आता है, इनको जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6। चौथी अगर त्रिकोण संख्या पूछी गई है तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 आता है तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। पांचवी त्रिकोण संख्या तो 1 + 2 + 3 + 4 यहां तक लिख देंगे। इसके बाद क्या आता है 5, तो इनको लिख देंगे जोड़कर 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 त्रिकोण संख्याएं निकाल ली।
तो ये 5 त्रिकोण संख्याएं जो हैं 1, 3, 6, 10, 15 हैं, इनका औसत कहा गया है। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 + 6 + 10 और +15, और कितनी संख्याएं ये 5, तो 5 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 10, 25, 6, 31, 31, 4, 35, 35 को 5 से जब भाग करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। 7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न सिक्कों पर आधारित है जो कि अनुपात के चैप्टर का है। प्रश्न में कहा गया है एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में हैं। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है। तो आइए ध्यान देंगे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया कि जो सिक्के हैं 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। तो ये लिख लेना है। फिर लिखना है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे संख्याओं में जो अनुपात बताया गया उसको लिखेंगे। तो बताया गया 2:4:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे जब आप सभी को पता है कि 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना होगा 2। 2 रुपए के 10 सिक्के हुए तो मूल्य कितना हुआ 20। तो क्या करते हैं गुणा करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे कितना मूल्य हो रहा है। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 मूल्य हो जाएगा अनुपात में। यहाँ पर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो मूल्य अनुपात में 8 हो जाएगा। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो अनुपात में मूल्य 25 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, इनका गुणा किया है। अब एक चीज यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे रुपए में है सारी चीजें तो रुपए में करना है, अगर ये पैसे में तो सभी को पैसे में बदल कर करना है। तो सभी रुपए में थे इसलिए हमने डायरेक्टली रुपए में कर लिया। अगर यहाँ पे मूल्य जोड़े तो कितना हो रहा है 25 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 2, 35। तो अनुपात में यहाँ पर मूल्य हो रहा है 35, जबकि क्वेश्चन में बताया गया मूल्य कितना है 455 रुपए है। तो 35 का मान है 455 रुपए। तो यहां से निकालेंगे 1 का मान कितना होगा, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 35 × 35 कितना बच गया 10। 10 और 5 मिलाकर 105। 35 यहाँ 105। तो 1 अनुपात का मान है 13 रुपए। तो हमसे पूछा गया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो अनुपात में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 2। तो 1 अनुपात का मान 13 है। तो आइए ध्यान दें इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्या थी यहाँ पे होगा, क्या है नहीं, क्या थी, ये पूछा गया है। तो आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी उम्र का अनुपात लिख लेना है। तो अनु और डिम्पी इस प्रकार से हमने लिख लिया। कह रहे हैं वर्तमान में है तो वर्तमान का अनुपात लिखेंगे। वर्तमान का अनुपात दिया गया है कितना 5:8। इस अनुपात में अभी है। फिर कह रहा है 2 साल बाद, तो आज से 2 साल बाद इनकी उम्र का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। इतना हमें बताया गया है। फिर कहा गया कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो में इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस यानी इनका अंतर कितना है 3। यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो अंतर क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे। इस वाले 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और इसका अंतर 1 था तो यहाँ पर गुणा कर देंगे इस वाले 1 से। जब गुणा करेंगे तो ये 5 × 5 और 8 × 8 हो जाएगा। यहां पर जब गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 बन जाएगा और ये 3 तक का 9 बन जाएगा। इस प्रकार से अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का 3 का, यहाँ पर भी 3 का। जब अंतर बराबर हो गए तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले ये 8 थी डिम्पी, अब कितने की हो रही है 9 की। तो यहाँ पे बढ़ कितना रहा है अनुपात में 1। वर्ष में कितना बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो यहां से पे ध्यान देंगे 1 वर्ष का 1 अनुपात का मान है 2 वर्ष। 1 अनुपात का मान कितना 2 वर्ष। तो डिम्पी वर्तमान में कितने की है 8 साल की है। तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 वर्ष। तो डिम्पी वर्तमान में 16 साल की है। पूछा गया 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। यदि आज डिम्पी 16 साल की है तो 2 साल पहले छोटी रही होगी कितने 14 साल की। तो ये 14 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है।
तो चीनी का वास्तविक मूल्य का मतलब प्रारंभिक मूल्य होता है या शुरुआती मूल्य होता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। 25% की कमी हुई किसमें, बाजार के मूल्य में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे मूल्य लिखेंगे। अब 25% की कमी हो रही है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। पहले मूल्य 4 था, अब 1 की कमी हुई तो कितना, 3 हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य 4 था, कमी होने के बाद मूल्य हो गया 3, 1 की कमी आ गई। तो आप सभी को पता है कि जब बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी खपत क्या हो जाती है, कम, यानी बिक्री कम हो जाती है। जब बिक्री बढ़ती है तो वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती। तो आइए ध्यान देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे खपत यानी कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो इसको इनके रेशियो को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:4। तो इनका अनुपात हमने लिख दिया। पहले 3 खरीद रही थी, जब मूल्य में कमी हुई तो वो 4 खरीद रही है, यानी 1 ज्यादा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे उसने कितना ज्यादा खरीदा है, 1, यानी 1 की खपत बढ़ा दी है उसने। क्वेश्चन में कहा गया 30 रुपए में वह 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। एक अनुपात का मान है 1 किलोग्राम। जब एक अनुपात का मान 1 किलोग्राम है तो 3 अनुपात का मान कितना, 3 किलोग्राम हो जाएगा। 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो 30 रुपए में पहले 3 किलोग्राम चीनी खरीद रही थी, अब कितनी खरीद रही है, 4 किलोग्राम। तो पूछा गया यहाँ पर चीनी का वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य। तो 30 रुपए में पहले 3 किलो चीनी खरीद रही थी, तो इसका मूल्य हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी खरीद रही थी। अब अगर पूछा जाता तो 30/4 कर देते तो 7.25 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाता। लेकिन हमसे वास्तविक मूल्य पूछा गया, वास्तविक मूल्य को ही प्रारंभिक मूल्य कहते हैं, तो इसका 10 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इस लाभ हानि के प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान बताएं। तो आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को रेशियो से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखेंगे सभी। कहा गया 20 मेजों का जो क्रय मूल्य है, का मतलब गुणा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है x मेजों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी बटे में एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे में 20। यहां से सीपी मिल गया x और एसपी मिल गया 20। इतना करने के बाद छोड़ देना है। फिर कहा गया यदि इसमें 25% का लाभ होता है, लाभ कितने का होता है, 25% का। तो ध्यान देंगे यहां से भी रेशियो निकालेंगे, 25% का मान कितना होता है, 1/4। ध्यान दें अगर क्रय मूल्य इसका 4 था तो विक्रय मूल्य कितना, 5, क्योंकि 4 पर 1 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहां पर हम रेशियो देख रहे हैं सीपी और एसपी के कितने हैं, 4:5। तो सीपी और एसपी की जगह पे लिख देंगे 4 और 5 बराबर में x बटे में 20 हो जाएगा। 5 कम 5, 5 चौको 20। ये 4 इधर भाग में इधर आएंगे गुणा में, तो 4 का 4 से गुणा हो जाएगा, कितना, 16 आ जाएगा x का मान। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन और Q 24 दिन लेता है। आर की मदद से वे काम 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 1000 की श्रमिक वेतन में से उन्हें प्राप्त कुल भुगतान ज्ञात करें। तो आइए ध्यान देते हैं, कहा गया P जो है कार्य को समाप्त कर सकता है 10 दिन में। अगर Q कार्य करता है तो उसे लगते हैं 24 दिन। लेकिन कहा गया यदि वे R की मदद से कार्य करते हैं तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। यानी P Q ये दोनों R की मदद से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होता है 6 दिनों में, यह बताया गया। तो हम क्या करेंगे, समयों का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कार्य कितना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24, 10 और 6 का, तो एलसीएम हो जाएगा 120। यहां से पता चल गया कार्य कितना है, 120। तो P 10 दिन में 120 काम करता है तो 1 दिन में 12 काम करेगा। 24 दिन में ये 120 काम करता है तो 1 दिन में 5 काम करेगा। ये तीनों मिलकर 6 दिन में 120 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करते होंगे,
तो 6 दूनी 12, 20 काम करते होंगे। तो हमने क्या किया, 10 से भाग किया 20 में, 120 में तो 12 आया, 24 से भाग किया तो 5 आया, 6 से भाग किया तो 20 आया। तो हमने निकाला, ये काम निकाला है और ये निकाला इनके एक दिन का काम, यानी उनकी क्षमता है। तो यहाँ पे देखें, P एक दिन में 12 काम करता है, Q एक दिन में 5 काम करता है। तो P एक दिन में 12 काम, Q एक दिन में 5 काम, जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 20 काम करते हैं। तो R एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12, 5, 17 और 3 20, तो R एक दिन में 3 काम करेगा। तो कहा गया 1000 की परिश्रमिक में से उन्हें उनका भुगतान ज्ञात के, उन्हें प्राप्त भुगतान ज्ञात करना है। तो जो वेतन है या श्रमिक परिश्रम का वेतन है, वो उनके जो वेतन होता है उनकी क्षमताओं में बांटा जाता है। यहाँ पे क्षमताएं बात करें तो इन तीनों की क्षमताएं जोड़ेंगे तो कितना हो रही है, 20। 20 का मान है 1000, क्योंकि क्षमताओं के बराबर ही वेतन बांटा जाता है। एक का मान यहां से निकल आएगा 20, 2500, 50 रुपए। पूछा गया प्रत्येक को प्राप्त वेतन या उन्हें प्राप्त भुगतान। तो एक का मान 50 है, तो 12 में 50 से गुणा करेंगे तो इसको 600 रुपए मिलेंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो इसको मिलेंगे 250 रुपए। यहां पर गुणा कर देंगे तो इसको मिलेंगे 150 रुपए। तो तीनों को प्राप्त भुगतान हो जाएगा, P को 600 रुपए, Q को 250 और R को 150 यानी 150 रुपए प्राप्त हुए। प्रश्न में कहा गया है एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है, दोनों मिलकर एक टैंक को 26 मिनट में भरते हैं, तो धीमा पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। तो आइए ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें बताया गया इनकी क्षमताओं के बारे में। एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है, तेज का मतलब इनकी क्षमताएं बताई गई हैं। तो पाइप ए और बी, ये इस प्रकार से हम दोनों पाइप मान लेंगे। यहाँ पे क्षमताओं की बात की है तो क्षमता का अनुपात लिख लेंगे इनकी। तो पाइप ए दूसरी पाइप से 3 गुना तेज है, अगर दूसरा पाइप 1 गुना तेज है तो तीसरा 3 गुना यानी 3 तेज है। तो ये हमने क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया, पहले पाइप की क्षमता 3 और दूसरे की 1। कहा गया दोनों पाइप मिलकर टैंक को 26 मिनट में भरते हैं। अब हमें यह नहीं पता कि टैंक कितने लीटर का है, तो क्षमता हमें पता है तो टैंक निकालना है। तो टैंक की अगर क्षमता निकालनी है तो क्षमता गुणा में समय, क्षमता गुणा में समय। तो यहाँ पे क्षमता किसकी रखेंगे, नलों की क्षमता, और गुणा में समय कर देंगे तो हमें पता चलेगा टैंक कितने लीटर का है। तो यहाँ पे जो समय दिया गया 26 मिनट, किसके द्वारा भरा जा रहा है, दोनों के द्वारा भरा जा रहा है। तो दोनों के द्वारा भरने में 26 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे जो क्षमताएं रखेंगे ये दोनों की रखेंगे, तो 3 और 1 मिलाकर क्षमता दोनों की हो जाएगी 4। इनका जब गुणा करेंगे 26 दूना 52, 52 दूना 104 हो जाएगा। तो टैंक की क्षमता पता चल गई कि 104 का है, यानी टैंक में लगभग 104 लीटर पानी आता है। तो कहा गया धीमा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। तो ये 3 भरता है तो ये 1 भरता है, तो धीमा वाला कौन हुआ, बी। तो ध्यान देंगे 104 भरने में कितना समय लगेगा, एक बार में 1 भरता है तो 104 भरेगा 104 बार में। तो 104 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है 7000 रुपए में से कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष और शेष राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई है। 5 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1600 रुपए प्राप्त है, तो वह राशि ज्ञात करें जो 6% दर पर उधार दी गई है। इस प्रश्न के लगाने के 2 तरीके हैं, एक मिश्रण के तरीके से लगा सकते हैं, एक बेसिक तरीका। तो आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 7000 रुपए जो हैं इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट में बांटने के बाद कह रहे हैं एक पार्ट 6% के ब्याज पर दिया गया है और दूसरा पार्ट 4% के ब्याज पर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमसे जो पूछा गया उसी को x मान लेंगे। तो 6% ब्याज पर कितनी राशि दी गई है वो पूछा गया। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे 6% ब्याज पर x रुपए दिए गए हैं। तो 7000 में से x चले गए तो बचे कितने, 7000 माइनस x रुपए। तो 4% के ब्याज पर 7000 माइनस x दिए गए। बताया गया कुल ब्याज 1600 रुपए है। तो आइए ध्यान देते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100।
तो यहाँ पे मूलधन x है, ये 6% की दर पर दिए गए, कितने 5 साल के लिए, बटे में 100। ये पहले भाग का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज दूसरे भाग का, 7,000 माइनस में x गुणा में 4% और गुणा में 5 बटे में 100। इस प्रकार से तो ये भी ब्याज दोनों भागों का कुल मिलाकर ब्याज है 1600 रुपए। यदि यहाँ पे 100 दोनों में लिखा हुआ है, 100 यहां से उठाकर उधर भेज देंगे जो कि कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 के बाद 2 जीरो और लग जाएंगे तो हो जाएगा 1,60,000। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 140, 140 और 3 जीरो और है, 1,40,000 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20x। तो 20x जो है 30x में घटेंगे तो बचेगा 10x बराबर, ये 1,40,000 1,60,000 में घट जाएंगे उधर जाकर तो बचेगा 20,000। यहां से जो x का मान निकल के आएगा 2,000 रुपए हो जाएगा। तो 2,000 रुपए जो है वो 6% की दर पर उधार दिए गए थे, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिक्स करके बनाया गया है, कहा गया 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, फार्मूला होता है आर स्क्वायर, आर बटे 100 का स्क्वायर, ये होता है अंतर। तो मूलधन हमारे पास है 100 रुपए, 100 रुपए का निकाल लेंगे आर स्क्वायर बटे 100, तो दर है 10, 10 का स्क्वायर 100 गुणा में 100। तो इस प्रकार से ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आंसर निकल के आ जाएगा 1 रुपए, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी सेकंडों में हल कर सकते हैं। नहीं पता है तो आइए ध्यान देंगे दूसरा मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो दूसरा मेथड होता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अगर इन सभी को हल कर लें दर रख के तो ये बनाएंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। सिर्फ हम इसको ले लें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएगा। तो आइए ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणा में 10 बटे में 100। इस प्रकार से तो ये सभी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। हमें चाहिए अंतर, तो पहले वालों को हटा देना है। इसको जब हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये निकलेगा 1% का अंतर निकलेगा। तो 100 का हम क्या निकालेंगे 1% निकाल लेंगे, 100 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 रुपए यहाँ पर आंसर निकल आएगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है सामान्य चाल की 5/7 से चलकर एक लड़का अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करें। यानी वो अपनी चाल को घटाकर जब जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। इस प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करेंगे तो ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चाल का रेशियो। पहले वो जा रहा था 7 की चाल से, अब जा रहा है वो 5 की चाल से। ये प्रश्न में बताया गया, पहले जा रहा था वो 7 की चाल से, अब जा रहा है वो 5 की चाल से। फिर इसके बाद लिखेंगे समय का रेशियो। आप सभी को पता है कि जब दूरी दोनों बार में समान हो तो चाल और समय का जो रेशियो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यह नहीं पता है तो आप सभी को यह पता होगा, जब चाल ज्यादा तेज होती है तो समय कम लगता है, और जब समय ज्यादा लगता है तो चाल क्या होती है धीमे होती है। तो क्या करेंगे, इनका रेशियो पलट लेंगे, 5:7 हो जाएगा। तो ध्यान दें, कह रहे हैं कि एक लड़का जो है अपने विद्यालय 7 मिनट देरी यानी विलंब से पहुंचता है। पहले पहुंचता था वो 5 में, अब पहुंच रहा है 7 में। तो कितना देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर 2 देरी से पहुंच रहा है। 2 अनुपात का मान प्रश्न में बताया गया है 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 2 का मान 6 मिनट, तो 1 का मान यहां से निकल आएगा 3 मिनट। 1 का मान 3 मिनट। तो हमसे पूछा गया विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना है, तो विद्यालय वो पहले कितने में पहुंच रहा था 5 पर, तो 1 का मान 3 मिनट है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा
5 से गुणा कर देंगे तो 15 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तब 12 किलोमीटर जल प्रवाह के अनुदिश चलने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे बताया गया कि जो नाव की चाल है वो सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर जल का मतलब जल नहीं बह रहा है, सिर्फ नाव चल रही है तो 15 की स्पीड से चल रही है। फिर बताया गया जो धारा यानी जल जो बहता है वो 3 की स्पीड से बहता है। तो 12 किलोमीटर प्रवाह के अनुदिश यानी जिस तरफ धारा चल रही है उस तरफ जाने में कितना समय लगेगा। तो प्रवाह के अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में जाना। तो आप सभी को पता है जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ अगर जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी धारा की तरफ जाएंगे तो चाल क्या होगी, बढ़ेगी यानी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुदिश चाल, धारा के अनुदिश चाल। तो धारा के अनुदिश चाल कितनी हो जाएगी, तो दोनों की चालें जुड़कर ज्यादा हो जाएंगी। तो 15 और 3 जुड़ेगी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। हमसे कहा गया कि 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी है 12 किलोमीटर, अब अनुदिश जाना है तो चाल हो गई 18। तो ये 12 बटे 18 ये किलोमीटर में है घंटे में, तो ऑप्शन जो है हमारे मिनट में दिए गए। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से इसको 10 बार में, 3 से इसको 4 बार में, तो हो जाएगा 10 चौके 40 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न बारंबारता पर आधारित है। प्रश्न में ये आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की माध्यिका पूछी गई है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी दिए जाए तो हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं लिखी हुई इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 2 आएगा, 2 से बड़ा यहाँ पर 4 है, 4 लिखेंगे। 4 से बड़ा यहाँ पे 2 से बड़ा 3 है, 3 लिखेंगे। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद 4 लिख देंगे। 4 से बड़ा कितना, 4 से बड़ा यहाँ पर 7 है, 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 7 लिखेंगे 3 बार। 7 से बड़ा यहाँ पर 9 दिया गया 2 बार तो 9 लिख देंगे। और 9 से बड़ा है 17, एक बार लिखा, 9 से बड़ा है 13, 13 लिख देंगे। फिर 17 है 17 लिख देंगे। फिर 21 लिखा हुआ 21 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने सभी संख्याएं लिख दी बढ़ते हुए क्रम में। और जब बढ़ते हुए क्रम में लिख दी तो क्या करना है, एक आगे से काटनी है, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, इसी प्रकार से काटते हुए चले जाना है। जब काटते हुए चले जाएंगे तो जो बीचों बीच की संख्या मिलेगी वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये 7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही माध्यिका हो जाएगी। यदि बीच में 2 संख्याएं मिलती तब क्या होता, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते तो वो प्रश्न का आंसर बनता। लेकिन इस प्रश्न में बीच में सिर्फ एक संख्या है तो 7 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।